नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मध्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जारी है। रुचि और अपने स्वयं के एजेंडे के अनुरूप ही उन्होंने अपने वक्तव्य को यहां पे रखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे नेता, विरोधी दल, वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन के माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में बुद्ध को हम भी मानते हैं, लेकिन हमें इस बारे में भी जानना होगा कि एक लंबी परंपरा भारत की है और भारत की उसी परंपरा के अनुरूप भारत की विरासत और विकास के समन्वय के साथ ही सरकार कार्य कर रही है। मैं प्रदेश के प्रशासन या अपने स्तर पर प्रदेश के जिस सांप्रदायिक माहौल की आप चर्चा कर रहे हैं, आप सभी माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों को रखा है, मैं उस पर बहुत वो नहीं कहूंगा, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। एनसीआरबी का डाटा है। और जो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए हैं। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई थी। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य इकबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यहां पर यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन होगा? हमारे यहां हम जपते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। एक चढ़ाने वाला नहीं है, एक चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है?
ये समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184
मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें। और वहीं रूस और भारत के गहराते रिश्तों के बीच भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब भारत के लोग जल्द ही बिना वीजा के रूस जा सकते हैं। जी हां, दरअसल रूस वाले जो है साल 2025 में भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दे सकता है। रूस और भारत के बीच वीजा फ्री टूरिस्ट एक्सचेंज को लागू करने के लिए चर्चा हो रही है। रूस और भारत के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और इस दोस्ती को रंग देने के लिए दोनों देश ने नए समझौते को रंग देने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान समय में रूस अपने वीजा युक्त टूरिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन और ईरान के यात्रियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा देता है और अब इस लिस्ट में भारत का भी नाम आने वाला है। जी हां, भारतीयों के लिए यह सुविधा साल 2025 से शुरू हो सकती है। रूस जाने वालों के लिए खुशखबरी भारतीयों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। देखिए, आपको बताते चले कि अब भारत वालों के लिए देखिए बेहद खुशखबरी है और बड़ी खुशखबरी की एक खबर जो है आपके सामने हम बता रहे हैं, जहां पर अब रूस जाने के लिए आपको वीजा जो है फ्री एंट्री मिलने वाली है। जी हां, अब आप रूस में जाके घूम सकते हैं। हालांकि ये जो सुविधा थी वो पहले सिर्फ चीन और ईरान के लिए थी, लेकिन अब इसमें भारत का भी नाम शामिल होने वाला है और ये जो सुविधा है वो 2025 से शुरू हो सकता है। तो देखिए, रूस और भारत के जो गहरे रिश्ते हैं वो सभी को अच्छे से पता है और अब भारत के लोग जल्द ही बिना वीजा के रूस घूम सकते हैं, जो कि भारतवासियों के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर अब बिना वीजा की फ्री एंट्री मिल सकती है। और वहीं 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जो है कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबैने मारो राम राम सा। राजस्थान के गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी,
मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सी.आर. पाटिल जी, भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेमचंद भैरवा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, राजस्थान के विधायक, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस 1 साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में हैं 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है, और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज
भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते 1 वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसकी
वहीं रूस और भारत के गहराते रिश्तों के बीच भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब भारत के लोग जल्द ही बिना वीजा के रूस घूम सकते हैं। जी हां, दरअसल रूस साल 2025 से भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दे सकता है। रूस और भारत के बीच वीजा फ्री टूरिस्ट एक्सचेंज को लागू करने के लिए चर्चा हो रही है। रूस और भारत के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है और इस दोस्ती को रंग देने के लिए दोनों देश एक नए समझौते को रंग देने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान समय में रूस अपने वीजा मुक्त टूरिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन और ईरान के यात्रियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा देता है और अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी आने वाला है। जी हां, भारतीयों के लिए ये सुविधा साल 2025 में शुरू हो सकती है। रूस जाने वालों के लिए खुशखबरी है ये। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।